आज हम लोग एक रैंडमली बैठे थे, मुझे पता चला कीर्तन सर आ रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग का स्पेशल प्लान बना लिया जाए। और मैं इस बार ऐसा प्लान बनाना चाहता हूं सर कि सैलरी जितनी मैं कमाता हूं उतना मुझे महीने का आउटफ्लो चाहिए, लॉजिकल तरीके से चाहिए, लॉजिकल टाइम होराइजन में चाहिए। आज अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं 10 लाख रुपए की सैलरी कमाता हूँ साल की, तो मेरे को 10 लाख रुपए की सैलरी साल की चाहिए, कैसे करूँ? और इन्वेस्टमेंट से चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है एक सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए, 30-30-30-10। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 30 रुपये से ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, 30 रुपये से ज़्यादा आपकी सब मिलाकर EMIs नहीं होनी चाहिए, 30 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए और 10 रुपया स्पेयर है कुछ और करने के लिए। अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है 15-16 साल में आप एक्चुअली जितनी सैलरी आज कमा रहे हो उतनी सैलरी कमा पाओगे। नंबर्स ले लेते कुछ। तो मान लीजिए आपकी 10 लाख की सैलरी है जो आपको रिप्लेस करनी है, तो आपको 3 लाख रुपया साल का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने 25,000 रुपया एवरी मंथ इन्वेस्ट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है 12% SIP से एक्सपेक्ट करना फेयर और रीजनेबल है। तो अगर आप 12% पे 30,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन 16 साल में आपके पास 1.75 करोड़ जमा हो जाएगा। अब आप 1.75 करोड़ को अगर किसी भी एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दें या म्यूचुअल फंड्स में डाल दें डेट में, और 6% की SWP कर लें, यानी महीने का आधा %, जो भी मुझे लग रहा है काफ़ी फेयर है, तो आपको 1.75 में से 6% साल का निकालने पर आपको साल का 10 लाख के ऊपर पैसा बन जाएगा। ऑफकोर्स आर्ग्यूमेंट यहाँ ये हो सकती है कि आप इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज की मेरी 10 लाख की सैलरी और तब मुझे जो 10,50,000 या 80,000 मिलेगा उसमें इन्फ्लेशन का अंतर होगा। पर देखिए, हम ये रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहे। हमारा डिस्कशन ये है कि आपकी आज की जो सैलरी है वो सैलरी रिप्लेस हो जाएगी अगर आप सिर्फ 30-30-30-10 रूल फॉलो करेंगे तो। अब ना इसमें ये तो हमारी ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन की बात हो गई, अब थोड़ा सा अपन अंदर डिटेल में चलते हैं ताकि कोई अगर यूज कर रहा है तो उसको एक्चुअली यूज भी करे। 30,000 रुपये मुझे आज इन्वेस्ट करना है, कैसे करूंगा मैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो। मान लीजिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपका बड़ा क्लियर है कि आपके पास 15 साल 16 साल का टाइम होराइजन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिबेट है कि आपको स्मॉल कैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मिड कैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत क्लियर है कि आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अच्छा 15-16 साल का टाइम होराइजन है। तो अगर मान लीजिए आप एक मॉडरेट या एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो, या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट्स ऊपर नीचे जाता है, ये पार्ट एंड पार्शल है इन्वेस्टिंग की, और क्योंकि मेरे पास 15-16 साल है और मैं SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ और लमसम नहीं कर रहा, तो हर्ज नहीं है मुझे मिड और स्मॉल में पैसा निवेश करने से। तो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, आप 33% पैसा लार्ज में रखिए, 33 मिड में रखिए और 33 स्मॉल में रखिए। मैं आपको 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जितना डेटा जिस फंड का अवेलेबल है उस हिसाब से डेटा शेयर कर सकता हूं कि कैसे 33% लार्ज, 33 मिड, 33 स्मॉल का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी रिस्क, राइट, लार्ज कैप फंड जितना है पर उसका रोलिंग रिटर्न मिड कैप जैसा है। अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन समझाओ, डिटेल में समझाओ, प्रॉपर्ली बात करते हैं और टेक्निकल ले जाओ, हमारे बहुत स्मार्ट बंदे हैं सारे। बढ़िया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? मान लो आज अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे पैसा निवेश करना है, मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा वेग सा डेटा पॉइंट है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो आप करते क्या हो, आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हो एवरेज, और आप ये मन बना लेते हो कि पिछले 3 साल में अगर 12 मिला है तो मेरा 12 का एक्सपेक्टेशन फेयर है, क्योंकि पिछले 3 साल में 12% रिटर्न दिया है, आगे 12% रिटर्न देगा, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास और कोई तरीका नहीं है एज अ रिटेल इन्वेस्टर जज करने का कि आगे के 3 साल में क्या आएगा। पर क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि पिछले 3 सालों में 12 आया तो आगे के 3 सालों में 12 आएगा, जरूरी नहीं है। आपको 12 से कम भी आ सकता है, आपको 12 से बहुत ज्यादा भी आ सकता है। वो कैसे पता चलेगा कि कितना कम आ सकता है और कितना ज्यादा आ सकता है? वो मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मान लीजिए किसी भी आपके एक म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है, इसका ये मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन 12 है, पर जरूरी नहीं है कि आपको 12 मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है अच्छे समय में। तो ज्यादा कितना हो सकता है? तो 12 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्लस 20 का डिविएशन, तो आपको ऊपर की साइड 32% तक का रिटर्न मिल सकता है इस फंड में। और अगर मान लो चीजें खराब हो जाती है
तो नीचे की साइड आपकी 12 की एक्सपेक्टेशन है पर 20 का डिविएशन है, तो -8% तक आपका रिटर्न जा सकता है। तो मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली इसे कहा जाता है 95% प्रोबेबिलिटी है कि आपको जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आप आ जाओगे अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया तो। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया तो -8 और +32 के बीच में आ जाओगे। अब देखिए, ये मैंने आपको 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का एग्जांपल दिया था और इसलिए मैंने 95 बोल दिया भूल से, पर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप -8 से +32 के बीच में आ जाओगे। तो जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है उसकी ये रेंज बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए अगर कोई एक फंड है दूसरा जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 30 है, तो ऊपर की साइड 12 और 30 42 हो जाएगा। मजे की बात ये है कि ऊपर की साइड में भी रिस्क कैलकुलेट करी जाती है। यस, अगर आपका 12% की एक्सपेक्टेशन है और आपको 15 मिल रहे तो वो भी एक काइंड ऑफ रिस्क है। 100% रिस्क है, 100% रिस्क है, क्योंकि आप एक बेसिक चीज समझ लीजिए, एवरीथिंग इज मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें सिक्लिकल होती है। जैसे डिफेंस चल रहा है पिछले 12 15 18 महीनों से, जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल चलेगा, ये नीचे आएगा, रिवर्ट होगा मीन तक। मार्केट्स भी मीन रिवर्जन्स पे काम करते हैं, राइट? तो जितनी तेजी से आपका फंड ऊपर जाता है, जरूरी नहीं है कि वहां वो टिका रहे। एक पॉइंट ऐसा आएगा उसकी जर्नी में कि उसको मीन रिवर्ट करना पड़ेगा, या करना पड़ेगा शायद गलत लैंग्वेज है, एक्सपेक्टेड हो जाएगा शायद, राइट? तो जितनी तेजी से ऊपर जाओगे उतनी तेजी से आपको मीन रिवर्ट करना पड़ेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न मिलना भी एक रिस्क है डेफिनेटली। तो आप कह रहे हो कि तीनों में 33% डिवाइड कर दो और उसमें पोर्टफोलियो रखो, कोई डेट की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 15-16 साल का समय है और आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो आपको डेट क्यों चाहिए? 1 सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट जनरली सैलरीड क्लास में या टू अ ग्रेटर एक्सटेंड बिजनेस क्लास के पास डेट ऑलरेडी होता ही है। जैसे अगर आप सैलरीड हो तो आपका पेंशन कट रहा है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है, राइट? टिपिकली 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस विल हैव अ फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? PPF किया होगा आपने। तो मुझे ऐसा लग रहा है हाइंडसाइट में जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, बहुतों ने LIC कर रखी होगी, तो ट्रेडिशनल पॉलिसी या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इनवेरिएबली लोगों का पैसा होता ही है, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है तो सबका ही कटता ही था, अब न्यू स्कीम में तो नहीं कटेगा बट यूजुअली कटता ही था, यूजुअली, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑडियंस में से 10 में से 5 लोगों का डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम में कुछ ना कुछ निवेश ऑलरेडी है, राइट? तो आप अगर SIP करना चाह रहे हो, 16 साल का समय है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हो उस पैसे को वर्सेस यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है डेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक एक्चुअल फाइनेंशियल प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हो जहां आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता है, राइट? और आपको ये पता है कि आप ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाओगे, राइट? और आपकी रिस्क एपेटाइट मॉडरेट या कमजोर है, तो आपको डेट एलिमेंट ऐड करना जरूरी है। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है। जैसे मैं स्मॉल कैप और थीमेटिक, आपके पैसे भी तो ज्यादा है सर। हम अभी आपका रिस्क एपेटाइट इसलिए ज्यादा है बिकॉज आपका इन्फ्लो ज्यादा है। अगर हमारा भी इन्फ्लो हम ज्यादा कर लेते तो ऑब्वियसली हमारा भी रिस्क एपेटाइट बढ़ गया। 100%। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका पैसा कंटिन्यूअसली आते रहने वाला है बिजनेस से या सैलरी से, तो आप ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास नया पैसा होगा डिप्लॉय करने के लिए, राइट? पर मैं फिक्स्ड इनकम कैसे यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, राइट? ये मैं सलाह नहीं देता हूं लोग करें, पर क्योंकि मैं खुद ये करता हूं डे इन डे आउट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद के लिए ये डेफिनेटली कर सकता हूं। तो मैं इस समय पे थोड़ा सा लिक्विड कैश रखता हूं फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10% 15% अगर मार्केट यहां से गिरे और मेरे पास तब लिक्विडिटी ना हो, तो मेरे पास एक साइजेबल लिक्विडिटी हो जिससे मैं मार्केट को बाय कर पाऊं। क्योंकि अगर आप पिछले 44 इयर्स का डेटा देखें, राइट, सिर्फ ऐसे 4 साल है, राइट, जिसमें मार्केट इंट्रा ईयर 10% नहीं गिरा। यानी पिछले 44 इयर्स ये मैंने दिखा रखा है सबको, हाँ, दिखा रखा है। तो अपॉर्चुनिटी तो मिलनी हर साल आएगी, मिलनी है। पर देखिए, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि शायद मैं इस बिजनेस में हूं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए आपका SIP। मुझे ऐसा लग रहा है बिना छेड़े
आप मेरे से ज्यादा अच्छा कर पाओगे। अमेजिंग। आई थिंक हमारा जो मेन एजेंडा था जिसको हम कवर करना चाहते थे उसको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अब आपका क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या चाहते हो कि आपका कॉर्पस बने इवेंचुअली जब आप 15 साल यहां से आगे हो। देखो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपका कॉर्पस बढ़ेगा। अगर मैंने 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करी तो मैं 1,75,00,000 तक पहुंच पा रहा हूं। आप कह रहे हो मेरे को 1,75,00,000 नहीं 3 करोड़ चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट डबल करो 3 करोड़ भी मिलेगा। तो आपका क्या टारगेट है वो मुझे कमेंट करो। अगर किसी को जेन्युइनली उस टारगेट तक पहुंचना है और आप सीरियस हो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूंगा कि आपको क्या प्लान करना चाहिए और आपको कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सर को अगर आप अभी फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लेना, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच भाई फॉर डूइंग दिस। Thank you so much. ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू एंड लिसनिंग टू यू। Pleasure is always mine. Thank you for having me. थैंक यू।